हेलो दोस्तों, मैं संजीव तोमर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज मैं आपको अपने एक खास मेहमान, अपने बढ़िया मित्र, परम मित्र, मेरे खास दोस्त, जिनके साथ मैं कई सालों तक दिल्ली में रहा, वहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी, और इनका नाम है सचिन चौहान। ये फ़िलहाल भाई यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की रैंक पे पोस्टेड है। पोस्टेड क्या है, मतलब फ़िलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं सीतापुर। 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग होगी। अभी रिसेंटली जो भर्ती आई थी इसमें सेलेक्ट हुए। इससे पहले इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी निकाला, उसमें इन्हें स्टेशन मास्टर की जॉब मिली थी। इससे पहले इन्होंने एसएससी सीपीएसआई निकाला, यूपी पुलिस में कांस्टेबल निकाला। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाल रखे हैं। चलो मैं आज आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पहले ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम कैसे यूपी पुलिस की तैयारी करें, सब इंस्पेक्टर की क्या प्रक्रिया है तैयारी करने की, किस तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि भाई ने जनरल कैटेगरी से निकाला था और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने पास किया था यूपी पुलिस एसआई, और तो ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। दोस्तों आगे पूरी वीडियो देखना, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा वीडियो का। आप मतलब अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यूपीएसआई को क्लियर करने के लिए वे आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। ठीक है भाई, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन चौहान और मैं फ़िलहाल जो है एज ए सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस जो है ट्रेनिंग कर रहा हूँ पीटीसी सीतापुर। और हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट। उससे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी निकाला है। आरआरबी एनटीपीसी में मुझे मेरा जो है चंडीगढ़ जोन से मुझे रिक्रूटमेंट मिली है और दिल्ली डिवीज़न मिला था। 22 मई को उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे लिए बेहतर यूपीएसआई मुझे लगता है। और जो है मैंने उससे पहले भी बहुत सारे अदर्स एग्ज़ाम में कंपटीशन दिया था और मेरा उसमें सीपीओ में एसआई के पद पे भी चयनित हुआ। और उससे पहले मैं यूपी पुलिस में भी चयनित हुआ था एज ए कांस्टेबल, लेकिन मैंने वो जॉब नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने फ्यूचर में कुछ बेहतर कर सकता हूँ। सचिन भाई, जैसे कि आपने यूपीएसआई क्लियर किया और आपने बड़े अच्छे मार्क्स से यूपीएसआई निकाला, शायद आप बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को गाइड करें कि यूपीएसआई के लिए खासकर तैयारी कैसे करें, मतलब शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। कोई बच्चा अगर नया है तो वो कैसे मतलब इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकता है। कृपया करके बच्चों का मार्गदर्शन करें। संजीव भाई देखो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले होता है उसका शुरुआत होती है उसकी बेस से। आपको अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि आपको आगे चल के जो बड़े क्वेश्चन या बढ़िया क्वेश्चन, जो बढ़िया इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी जाओ, जैसे ट्रिक्स बहुत लोग बताते हैं, और उनको भूल जाओ, तब भी आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हो। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जब भी कभी आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो, जिस दिन आपको ये लगे कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने यूपीएसआई की जब तैयारी शुरू की, तो मैंने सबसे पहले जब यूपीएसआई की तैयारी की तो मैं फर्स्ट डे मैंने ये सोचा था कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, वो कैसे भी निकालना है, वो एक अलग चीज़ है। मुझे कैसे मेहनत करनी है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन सबसे पहले मैंने एज ए यूपीएसआई अपने आप को एज्यूम कर लिया था कि मैं अब एक यूपीएसआई हूँ, मतलब एक दरोगा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका सेल्फ मोटिवेट जब आप रहोगे, तभी आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो मतलब कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा, सबसे आगे आता है कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने लायक भी नहीं हो। एग्ज़ाम क्रैक करना तो बहुत दूर की बात है। तो चलो ये तो आपने बहुत बढ़िया बच्चों को मोटिवेट किया कि मतलब कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है, तो बच्चों को कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आप तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, अब आप ये मार्गदर्शन करो बच्चों का। सबसे पहले जैसे मैं आपको, अगर आप मेरे से सीधे सीधे यूपीएसआई के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है अभी नियर समय में वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है, तो मैं आपको यूपीएसआई के लिए गाइड कर देता हूँ अभी के लिए। तो आपको यूपीएसआई की जैसे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना देखना होगा कि हमें किस किस पोर्शन पे मेहनत करनी है। उसमें 4 पार्ट होते हैं, आपका जो है मैथ्स, रीजनिंग, आपकी जीके और आपका हिंदी। तो आपको अगर उसको क्रैक करना है तो आपको चारों पार्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं रह गया है कि उसको आप 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से क्लियर कर सकें। आपको अपने चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे।
और उसके लिए है कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको, और उसके लिए फिर वर्क करना पड़ेगा आपको। मिनिमम 5-6 घंटे तो डेली अपना कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो सचिन भाई, वैसे आप तो मैथ के विजार्ड रहे हो हमारे समय पे। आप तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल लेते थे। रीजनिंग भी आपकी बड़ी बेहतरीन थी, आपने बहुत सारे एग्जाम मैथ और रीजनिंग के दम पे निकाले, मुझे याद है। हाँ, सबसे पहले आप बच्चों को गाइड करो कि मैथ बच्चे कहाँ से पढ़े, क्योंकि आपने तो मैथ आपका तो बड़ा बढ़िया रहा, लेकिन अगर किसी बच्चे की मैथ्स की प्रॉब्लम हो, उसको मैथ्स नहीं आता या मैथ्स बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बच्चे, तो वो कैसे उसको मतलब सोल्व करे, कैसे पढ़े? देखिए संजीव भाई, सबसे बड़ा बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी बोल रहा हूँ मैं, इवन मैं भी, कोई भी मैथ में ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग में कि वो सब कुछ कर ले। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हमने बीएससी मैथमेटिक्स किया है, लेकिन जिस तरीके के कंपटीशन में हम आए और जिस तरीके के वहाँ क्वेश्चन आए हमें मिले, वो उस मैथ से रिलेटेड ही नहीं थे, क्योंकि वो सब बोरिंग है। आप एक क्वेश्चन करोगे और वही क्वेश्चन लगातार करते जा रहे हो तो बोरिंग चीज़ है वो। 8th 9th की चीज़ है। अगर आप किसी ग्रेजुएशन के बंदे से 8th 9th की चीज़ें कराओगे तो वो बड़ा बोरिंग होता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको बोरियत अपने दिमाग को महसूस नहीं होने देनी, कभी भी मैथ निकालो। उसके बाद मैंने जैसे तैयारी की थी, मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ सबको। एक बुक आती है RS अग्रवाल की, छोटी बुक आती है, पतले वाली, मैं बड़े वाली नहीं बोल रहा हूँ, पतले वाली बुक आती है। आप स्टार्टिंग वहाँ से करो। वहाँ से स्टार्टिंग करने का मतलब क्या है कि आपका बेस तैयार होगा उस पतले वाली बुक से। अगर 2 बार उस पतले वाली बुक को आप निकालोगे तब आप उस मोटे वाली बुक को कर सकते हो, क्योंकि जब आप अगर पतले वाली बुक को कर लोगे तो आपका एक बेस रेडी हो जाएगा जिस पे आपको पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है अपनी कामयाबी की। तो सबसे अच्छा है आप पतले वाली बुक से या किसी भी छोटी बुक से जिसमें बेस दिया हो, और कभी भी ट्राई मत करना कि ट्रिक्स याद करो। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रिक्स याद कर लो जल्दी हो जाएगा। मैं आपको बोलूँगा कि बेसिक करो। आप ट्रिक्स नहीं, आप अपना बेसिक मजबूत करो। आपके पास बेसिक होगा, आप कठिन समय भी, जब आपका कॉन्फिडेंस हिलता है ना, तो ट्रिक्स दिमाग से गायब हो जाती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बेसिक मजबूत करो, और जब बेस होगा उसके बाद आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। उस सिंपल अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो अपना टारगेट बनाओ कि मैं इस टारगेट के अंदर अपना बेस मजबूत कर लूँगा। उसके लिए आप हो सकता है किसी ऑनलाइन संस्थान की भी सहायता ले सकते हो, कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाए। बस एक काम करना, स्टार्टिंग में कोई ऐसा टीचर मत पकड़ लेना जो आपको हाई लेवल पढ़ा रहा हो। ऐसा टीचर पकड़ना जो आपको बेस से लेकर चले, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में यही एक कमी है कि लोग सिर्फ हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, सिर्फ व्यू के चक्कर में हाई लेवल पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि आपका बेसिक कमज़ोर है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, आपको कितना भी हाई लेवल पढ़ा ले और आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप उस टाइम पे जब किसी टॉपिक के अंदर होंगे उन क्वेश्चंस को कर लोगे, लेकिन जब मिससेलेनियस क्वेश्चन आएंगे आप उन क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका बेस ही नहीं है, आपके पास वो चीज़ ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है। आपको समझ डेवलप करनी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और समझ डेवलप होती है बेसिक से। आप अपना बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतनी समझ स्ट्रॉन्ग होगी और उतने ही चांसेस आपके बढ़ेंगे किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सचिन भाई, चलो मैथ्स के लिए तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी बच्चों को दी। हम मैं आपको से रीजनिंग के बारे में पूछना चाहूँगा कि रीजनिंग की तैयारी बच्चे कहाँ से करें, खासकर यूपीएसआई के लिए। देखो, रीजनिंग की तैयारी कुछ खास नहीं होती। रीजनिंग की तैयारी जब अपने आप शुरू हो जाती है जब आप अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने लगते हो, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही तो हैं, वो एक आपको चित्र के द्वारा समझाई गई चीज़ों का ही तो ज्ञान है, वो मैथ से रिलेटेड है। आप किसी भी बंदे का उठा के देख लेना, जिस बंदे का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा उसकी रीजनिंग खुद ब खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसका रीजन ये नहीं होता कि वो उसकी तैयारी अलग से करते हैं, नहीं, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का जो उनके पास दायरा है ना वो बढ़ जाता है, और जब वो बड़ा होता है तो उनके पास वो डाटा पढ़ने का जो तरीका होता है वो भी बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं किसी सिंपल लड़के के लिए बात करूं या किसी सिंपल स्टूडेंट के लिए बात करूं तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो बेसिक से शुरुआत करे, कोई बुक खरीदे, उसको लगाए, और उसको ये नहीं उसे 2-3 बार लगाए, या किसी टीचर से, किसी ऑनलाइन संस्थान से। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक ऑनलाइन संस्थान मैंने जिससे हेल्प ली है, मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। उससे मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम मेरी दूर हुई है और आपके भी होगी।
फॉर श्योर मैं बोलता हूँ। तो मेरे लिए यही है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। रीजनिंग में भी एक अच्छी बुक खरीदो, उसको ही 3-4 बार लगा डालो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। सचिन भाई, आपने मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया जानकारी दी, रीजनिंग के लिए बहुत बढ़िया दी, और अब आप हिंदी के लिए बच्चों को बताओ कि हिंदी कैसे शुरुआत करें, हिंदी कहाँ से पढ़ें। भाई देखो, जब मैंने हिंदी की स्टार्टिंग की थी, मैंने सिर्फ फोकस किया था यूपीएसआई के लिए हिंदी पे। तो मैंने सबसे अच्छे, मुझे लगा जो मेरे लिए बेस्ट थे वो आपके लिए भी बेस्ट होंगे, क्योंकि वो हर किसी के लिए बेस्ट हैं। नवीन शर्मा टीचर है एक, फिलहाल RWA की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको पहले जो संस्थान का नाम बताया था वो भी RWA ही है, उसमें वो एक टीचर है, नवीन शर्मा नाम है। उनसे बेहतर हिंदी पढ़ाने वाला आदमी मुझे नहीं लगा अब तक कोई, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं से पढ़ा है, और जो उन्होंने पढ़ा है सिर्फ वो ही पढ़ा है, लेकिन बेस्ट है। उनका समझाने का जो तरीका है, एक उस स्टूडेंट के लिए जिसको कुछ भी नहीं पता हिंदी का, उसके लिए भी वो बेहतर है, क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए तो बहुत टीचर हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नवीन शर्मा ही अच्छे हैं, और भी अदर्स टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं। निधि एकेडमी के नाम से एक चैनल है, उसमें निधि मैम बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्या है कि नवीन शर्मा वो टीचर है जो आपको ना कुछ होते हुए भी सब चीज़ समझा सकते हैं, और अदर्स टीचर जो हैं उनके लिए आपको थोड़ा अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। जिसके पास कुछ बेस होगा वो उनको समझ तभी आ सकता है। लेकिन नवीन शर्मा एक ऐसा टीचर है जिसका अगर आपके पास बेस भी नहीं है ना, तो वो आपको बेस भी प्रोवाइड कराएंगे और आपकी नॉलेज को भी एनहेंस करेंगे, और वो बेस्ट है हिंदी के लिए। उन्हीं के नोट्स मैंने बनाए थे और वो ही मैंने फॉलो किया था। और सबसे अच्छा है, आप कभी भी प्रिपरेशन करो ना तो एक्सरसाइज जरूर लगाओ, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। आप एक चैप्टर को पढ़ो, उसकी एक्सरसाइज साथ के साथ लगाओ, और बीच बीच में लगाते रहो, रिपीट करते रहो। ये नहीं कि आज मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया तो मैं इसको 15 दिन बाद या जब मेरी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तभी पढ़ो, नहीं, बीच बीच में उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहो, जिससे कि आप भूलो ना। जैसे संडे में आप अपना एक रूटीन बना लो कि आज मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में से करने हैं, तो इस चीज़ को फॉलो करो। चलो सचिन भाई, जीएस को लेके बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जीएस को कैसे पढ़े। पहली बात तो यूपीएसआई के लिए कितनी जीएस पढ़नी ज़रूरी है, कंप्लीट करनी है या पूरी पढ़नी है, और अगर पढ़े तो उसको याद कैसे रखें, ये थोड़ा बच्चों को गाइड करो। देखो, जीएस पढ़ने का एक ही तरीका है, आप पढ़ो और आगे बढ़ो। जीएस कभी रटने की चीज़ नहीं है। बहुत लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि जीएस रटने की चीज़ है, नहीं, जीएस पढ़ने की चीज़ है। आप पढ़ो और आगे बढ़ो। जैसे हम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं कि कोई भी, मैंने जीएस की बुक ली, उसमें रट्टा लगाने पड़ते हैं, लगते हैं कि सपोज करो 400 पेज हैं तो मैं उसमें से 3 पेज आज रटूंगा। ये नहीं बोलते कि मैं पढ़ूंगा, बोलते हैं कि मैं रटूंगा। रटो मत कभी भी जीएस को। मैं तो बोलता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को रटो तो मत, बस पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती है, और अगर आप रटोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं होती, वो आपका जो मेन मस्तिष्क है, जो मेन माइंड है आपका, उसमें स्टोर होती है। और मेन माइंड की चीज़ें हमेशा जब आप पर प्रेशर होता है ना तो वो भूल जाते हो आप उसको। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा कहने का मतलब है, कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसके 4 ऑप्शंस पढ़े, तो आपको लगता है कि ये शायद इसका आंसर ठीक होगा, आप श्योर नहीं है, आपको लगता है कि ये ठीक है, और वो ही लगभग 80% वो आंसर उसका सही होता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने वो पढ़ा है। आप उस क्वेश्चन को कभी तुक्का नहीं मार सकते जिस क्वेश्चन का आपको ये पता ही ना हो कि ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। लोग बोल देते हैं कि मेरे तुक्के से सही हो जाते हैं, वो तुक्का नहीं होता, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है कि ये आंसर हो सकता है। तो आप ऐसे पढ़ो। दूसरी बात, जैसे अगर हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ यूपीएसआई को, तो यूपीएसआई में आते हैं 24 क्वेश्चंस मूल विधि संविधान के 40 में से, तो आप उनको टारगेट करो, क्योंकि अगर आप पूरा जीएस पढ़ोगे तो आप पढ़ ही नहीं सकते, इतना वाइड सब्जेक्ट है। और अगर आप मूल विधि संविधान को पढ़ोगे तो वो एक बुक है, और उसमें से भी कुछ सेक्शंस है जो आएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आने की चीज़ है और ये नहीं आने की चीज़ है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप पढ़ो और आगे बढ़ो, और आपके मूल विधि संविधान को पढ़ो,
किसी भी अच्छे टीचर से एक बार संविधान को पढ़ लो, फिर उस पर बार बार खुद वर्क करो। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, उन पे क्विज आती रहती हैं दिन भर। आपको जब मान लिया आपने 5-6 घंटे पढ़ लिया, तो आप 1-1.5 घंटा अपना मोबाइल चलाते ही हैं, रील्स वील्स देखते हैं। उनको देखने के बाद आप 10 मिनट का टाइम टेलीग्राम पे दे दो, आपके बहुत क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उधर, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की हम बोलते हैं सबकॉन्शियस, लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो उसमें डाटा इतना स्टोर हो सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। उसका जो हम 3 साल का जब बच्चा होता है तब तक की किसी को बात याद रहती है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की बात याद रहती है, हमारे मेन माइंड की बात याद नहीं रहती। क्योंकि हमारा मेन माइंड वर्क करता है डेली यूजेज में। ठीक है, तो आप जीएस को पढ़ो और फिर स्टैटिक जीके को मत ही पढ़ो, मेरा मानना तो ये है। यूपीएसआई के पर्पज के लिए, मैं और एग्जाम के पर्पज के लिए नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि 24 नंबर हमारे वहाँ से कवर होंगे और 5-6 नंबर हमारे करंट अफेयर्स से कवर हो जाएंगे। अब करंट अफेयर्स को अगर आप पूछो कि कैसे करनी चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है डेली न्यूज़पेपर। आप कहीं से मत पढ़ो, आप ना कोई पत्रिका लो, आप कुछ मत लो, आप डेली न्यूज़पेपर रीड करो डेली। क्योंकि न्यूज़ मत देखना, सोशल मीडिया और ये न्यूज़ मत देखना, ये आपको गलत जानकारियाँ देंगी और यहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर आपको न्यूज़ देखनी है तो लोकसभा और राज्यसभा देखो, अगर जेन्युइन देखनी है। अगर न्यूज़ सुननी है तो एफएम पे आती है, वो सुनो, ठीक है, अच्छी नॉलेज मिलती है। और बाकी अब सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आपको पढ़ना है हिंदी का भी पढ़ लो, और उसमें भी पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, जो हमारे मतलब का होता है एडिटोरियल वाला पेज, वो पढ़ो। और भले ही हेडिंग पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि अंदर का भी पढ़ो कि क्या मटेरियल है, नहीं, भले ही हेडिंग पढ़ो लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ो। जैसे इसरो के बारे में आता रहता है आजकल, जो मेन चीज़ें हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है, या फिर हमारी कंट्री की इनर सिक्योरिटी से, आउटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये सब चीज़ पे फोकस रखो और जीएस हो जाएगी। जीएस कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके मतलब आप क्या कहना चाहोगे, कितना बड़ा रोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस एग्जाम के पर्पज से? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा हर कोचिंग इंस्टीट्यूट बताता है कि फ़ायदा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी सिचुएशन प्रीवियस ईयर जब कभी आया होगा, क्योंकि ये कोई ईयरली एग्ज़ाम नहीं है कि बड़ा चेंज नहीं आएगा। ये एग्ज़ाम होता है एक बार एग्ज़ाम हो 3-4 साल का गैप, तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, केवल यूपीएसआई में। केवल यूपीएसआई में। मैं ईयरली एग्जाम की बात नहीं कर रहा, जैसे सीजीएल में है, उसमें इफेक्ट है, उसमें प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना बड़ा चेंज नहीं आता, हल्का फुल्का चेंज आता है, वो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन यूपीएसआई जब एक बार हो जाता है एग्जाम, उसके बाद 3-4 साल बाद एग्जाम आता है, तो बहुत कुछ चेंज आता है, तो आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, आप जैसे मैंने बताया रोजगार विदंकित, वो टेस्ट बनाते हैं, और वो ये नहीं कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लड़कों के लिए टेस्ट बनाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट को ही उसको फ़ायदा, वो उसको बनाते हैं हर किसी के लिए, कोई भी जाके दे सकता है जिसने उसकी क्लास भी ना ली हो। तो ऐसे एग्जाम तो जहाँ कंपटीशन हो, क्योंकि हॉट टॉपिक है आज के टाइम में RWA, रोजगार विदंकित एक हॉट टॉपिक है, हॉट संस्थान है जो कि नया है और अपने पैर फैला रहा है। तो ऐसे में वो अपना बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और बेहतर ही पेपर बनाते हैं। आप उस पेपर की तैयारी करो ना, आप उस यहाँ वाले पेपर की तैयारी करो, यहाँ वाला हो जाएगा। बहुत लोगों में भ्रांतियाँ ये है कि रोजगार विदंकित टफ क्वेश्चन पेपर सेट करता है, तो हमें इतना टफ की क्या ज़रूरत है, हम टेस्ट बुक वाला करेंगे? नहीं, हमें वो करना ही नहीं है, हमें ये करना ही नहीं है, हमें ये करना है। अब जब हम ये करेंगे तो ये तो हो ही जाना है, ठीक है। तो लोग इसके, और वहाँ पे क्या है, वहाँ वो रॉ मटेरियल है जो ये बोलते हैं ना कि दूध से घी बनाते हैं, तो RWA के पास घी है, मक्खन है उसके पास वो जेन्युइन बंदे हैं जिनमें से नंबर आने वाले हैं, जिनमें से सिलेक्शन होने वाले हैं। अगर सिलेक्शन होने वाले बच्चों में आप कंपटीशन दोगे और आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सचिन भाई, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे तैयारी के दौरान बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी या खासकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा आते हैं इंडिया में,
तो वो इस चीज़ से कैसे कोप अप करे, कैसे लड़ाई करे, मतलब कैसे इस चीज़ को हैंडल करें, क्योंकि आपने भी डिप्रेशन झेला है, इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस झेला है, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल नज़दीक रहा हूँ, आपके साथ रहा हूँ कई सालों तक, 6-7 सालों तक हम बिल्कुल नज़दीक रहे, एक रूम पे रहे हैं। तो कैसे कोप अप करें आपके हिसाब से? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। एक तो आपके अंदर का आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना और सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना, और वो तब आएगा जब आप खुद को कुछ मानोगे कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी इस भीड़ में कुछ हूँ, मैं इस भीड़ से अलग हूँ। आप भीड़ में भले हो, लेकिन मैं इस भीड़ से कुछ अलग करूँगा, कुछ डिफरेंट करूँगा। दूसरा, आपके पास आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसको आप अपनी हर चीज़ बता सको, और बताना और बनाना ऐसा दोस्त मेरे पास है ऑलरेडी। मैंने आपको बताया मैं डिप्रेशन से निकला हूँ। किसकी वजह से निकला हूँ? भाई की वजह से। कभी अगर इस तरीके की बात करने का कोई सेशन हमारा हुआ तो मैं आपको सब बताऊंगा कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ से मैं यहाँ से निकल पाया। भाई है, भाई अभी बहुत बेहतर है, निकलेंगे ये भी, इन पे हमें पूरा ट्रस्ट है और इनको खुद पे पूरा ट्रस्ट है। मैं निकल चुका, मैं अब इनका साथ दूंगा निकलने में। लेकिन आपके पास कोई दोस्त होना चाहिए जिससे आप, अगर आपको इवन यहाँ तक प्रॉब्लम है ना कि आपको सिर्फ ये दिक्कत हो रही कि मुझे उस बंदे ने ये बोल दिया, भले इवन माँ ने बोल दिया, तो वो भी अपने दोस्त को बता सको, ऐसा दोस्त बनाओ। अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त होगा तो मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं, कितनी भी परिस्थितियां विषम हो, टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको टाइम लग जाए, आपको 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो दोस्त है तो आप उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जो ये सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं ना हमारे समाज में, भाई ने भी एक वीडियो उसके ऊपर बनाई थी, ये सिर्फ वही एक रीजन है कि आपके पास दोस्त नहीं है। और अगर आपके पास वो दोस्त था तो आपने अपनी ज़रूरत के लिए उसका इस्तेमाल किया और आपने उस दोस्त को छोड़ दिया। मेरा मानना यह है कि अगर कोई सुसाइड करता है ना, उसका सिर्फ रीजन यही होता है कि उसके पास उसको समझाने वाला कोई बंदा नहीं है। हर चीज़ में आपकी हेल्प आपके माँ बाप नहीं कर सकते, हर चीज़ में आपकी हेल्प आपका भाई नहीं कर सकता। आपका भाई आपको कितना भी प्यार करे, वो आपको फाइनेंशियली मदद कर सकता है, लेकिन इमोशनली नहीं। इमोशनली आपको एकमात्र रिश्ता ऐसा है आपके दोस्ती का। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी लड़के से ही हो सकता है, वो किसी लड़की से भी हो सकता है, कोई लड़की आपकी दोस्त ऐसी हो, लेकिन वो होनी चाहिए। अगर आपको रात में 12 बजे भी उसकी ज़रूरत है तो वो रात में 12 बजे भी आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हो, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। भाई सचिन भाई ने बहुत सारे एग्जाम निकाले, आरआरबी एनटीपीसी अभी हाल ही में निकाला, इससे पहले भी इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी निकाला था, एसएससी सीपीएसआई निकाला, यूपी पुलिस में कांस्टेबल निकाला, दिल्ली पुलिस में इनका फिजिकल रह गया था, इन्होंने वो भी एग्जाम निकाला। तो जैसे जैसे एग्जाम आते रहेंगे, अलग अलग स्ट्रेटजी हम इनके साथ लेके आते रहेंगे। ये मेरे बड़े परम मित्र है, भाई है, मेरे खास दोस्त है, हमेशा साथ रहते हैं। फिलहाल ये ट्रेनिंग पे। और जो भी दोस्तों आपके क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो। आगे जो भी भाई से आपके क्वेश्चन हो तो मैं इनसे पूछूंगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में लेके आऊँगा। और आगे हम यूपीएसआई को लेके भी और इंटरव्यू लेके आएंगे, जैसे ट्रेनिंग को लेके, पावर को लेके, पैसे को लेके यूपीएसआई का कैसा है तो ये लेके आएंगे। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी उसे लेके भी आएंगे, एसएससी सीपीएसआई की आएगी उसे लेके भी आएंगे, भाई से डायरेक्शन लेंगे। तो अभी मैं भाई को धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जाने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। आपको बहुत लोग नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि आप कर सकते हैं। और किसी और के लिए मत करिए, खुद के लिए करिए। जिस दिन खुद के लिए करेंगे उसी दिन कर पाएंगे, और आप कर सकते हैं, ये याद रखना। थैंक यू। धन्यवाद भाई।